नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आई में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का ये पार्ट 2 होगा। ठीक, पार्ट 2 के मतलब लेक्चर 2 है और इसमें हमने पहला पार्ट कर लिया है। इसमें आपका एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन होते हैं और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन है और साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अगर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो इसमें आपका क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी और कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक ये तो होता ही, साथ में 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जो पुराने व्यूअर हैं उनको तो पता ही है और बाकी जो नहीं उनके लिए बता दिया। एनीवे, चलते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छा लगता है, बेटर फील होता है हमें भी। और टेलीग्राम से जुड़ के आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे एम संतोषी एजुकेशन है तो अभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कारण है कि किसी व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? ठीक है, ये क्या किस कारण से होता है कि व्यक्ति अगर चट्टान पे अगर प्रहार करता है तो चोटिल हो जाता है, तो उसके क्यों होता है? ये प्रतिक्रिया होता है ये। ठीक है, प्रतिक्रिया क्या होता है देखते हैं। न्यूटन की जो गति है वो तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है, जो न्यूटन की गति है वो तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर बैठे हैं कुर्सी पे और अगर आप अपने पैर पे घुटने से पैर के नीचे अगर आप कुछ टच करते हैं या फिर किसी से थोड़ा सा भी हल्का पुश करते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है, पैर आपका आगे की ओर उठ गया। तो ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार ऐसा होता है कि ये चोटिल हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसे परिमाण के एक प्रक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति जो चट्टान पर प्रहार करता है तो वो चोटिल हो जाता है। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या करती है? वो त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, ठीक है, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई भी पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में यह होगा और ये आपका इंग्लिश में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आभासी बल इनमें से कौन सा है? तो जो अपकेंद्रीय बल होता है ये आपका आभासी बल होता है। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और एक आभासी बल है ये, इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी विपरीत होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि ये अपकेंद्रीय बल के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कौन सी? कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ठीक है, जो न्यूटन है उनके जो पहला गति का नियम किससे संबंधित है? तो वो आपका जड़त्व के नियम से संबंधित है। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्टिया कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तन न किया जाए। यानी कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो वह गतिशील अवस्था में तथा यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी जो बल है उसे लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। तो ये जड़त्व का नियम। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? ठीक है, तो ये केंद्र की ओर झुकना चाहिए। ठीक है, एक जो साइकिल चालक है उसको अगर वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो चल रहा है तो किसी जगह ऐसे चलेगा तो वो केंद्र की तरफ झुकेगा, इस साइड झुकेगा। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय परिपथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण क्या है? तो ये क्या है? हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सामने आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं और ऑप्शन तो आप पढ़ ही रहे होंगे और हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपका रिवीजन और हो जाएगा अच्छे से।
एक समान गति की ओर 4 वेग होते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ठीक है, यानी कि जो कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी जो गति है वो वृत्तीय गति कहते हैं इसे। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है और यह वस्तु किसी निश्चित व स्थित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं इंग्लिश में। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि ये वेग की दिशा में प्रत्येक बिंदु पर ये परिवर्तित होता रहता है। रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो करता है रेखीय संवेग संरक्षण की गति, उस पर काम करता है ये। इस सिद्धांत पर न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत कार्य करता है और यह नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक वस्तु जितना संवेग परिवर्तन होती है और दूसरी वस्तु उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता रहता है। इसी कारण से नीचे की ओर गतिशील गैस जो रॉकेट है को ऊपर की दिशा में पुश करता रहता है और रॉकेट से निकलने वाली जो गैसें हैं उनके कारण द्रव्यमान भी परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग और त्वरण प्राप्त होता रहता है। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जो जल है किसके बराबर होगा तब, ठीक है, तो नाव के भार के बराबर होगा तब वो नहीं डूबेगी। जब एक नाव या कोई वस्तु किसी तरल यानी कि फ्लूइड में तैरती है तो उसे तरल को ऊपर की ओर उत्प्लवन बल यानी बियॉन्ड फोर्स लगाया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, तो कोई वस्तु किसी तरल और चीज़ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लवन बल है यानी कि उस पर वस्तु का विस्थापन तरल के भार के बराबर होता है। और यदि वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार वस्तु के भार के बराबर है। सभी मूल आधार्य बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रकृति में 4 मौलिक अथवा संपर्क बल यानी फंडामेंटल इंटरेक्शन फोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमज़ोर बल परंतु अनंत प्रास यानी इन्फिनाइट रेंज वाला ये होता है, ठीक है, ग्रेविटी बल होता है जो ये अनंत होता है। उसके बाद दुर्बल नभकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दूसरा सबसे कमज़ोर बल है परंतु कम प्रास यानी कि शॉर्ट रेंज वाला ये होता है, ठीक है। सबसे कमज़ोर बल पूछे आपसे तो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन ये अनंत होता है। और उसके बाद दूसरा सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो ये दुर्लभ नभकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है और ये प्रास में शॉर्ट रेंज वाला होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये शक्तिशाली बल है लेकिन अनंत प्रास वाला है ये, ठीक है, ये भी अनंत प्रास वाले शक्तिशाली बल है यानी लेकिन अनंत प्रास वाला है। प्रबल नभकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सर्वाधिक शक्तिशाली बल है परंतु कम प्रास वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये क्वेश्चन जो तो है ही, और ये भी पूछा जाता है जो सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? कम प्रास वाला है, ठीक है, ये ध्यान जो कंडीशन है ध्यान रखेंगे, कम प्रास वाला है तो कौन है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और अगर आपको सबसे शक्तिशाली पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है? ये अनंत प्रास वाला है, तो ये विद्युत चुंबकीय वाला फोर्स का बल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है, ठीक है, यानी वृत्ताकार वस्तु पर गतिशील वस्तु एक बार पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होता है? ठीक है, तो इसका औसत वेग क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है देखते हैं। वृत्तीय गति एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए औसतन वेग 0 होगा। क्यों? क्योंकि वृत्तीय जो गति है वो विस्थापन उसका 0 होता है। प्रपेक्ष का पथ क्या कहलाता है?
तो क्या कहलाता है? परिपेक्ष वक्र कहलाता है। प्रक्षेपवक्र, ठीक है, प्रक्षेपवक्र। प्रक्षेप वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तरल में एक वक्र यानी कर्व पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप वक्र कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण होता है? ठीक है, जो रेल की गति है वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये आपका रूपांतरित गति का उदाहरण है। क्यों है देखते हैं। रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा में तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। यानी कि रूपांतरित गति के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला क्या है? सरल रेखीय गति। ठीक है, जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा क्या है? वक्री गति, यानी कि जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में घूमती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वक्र गति। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो ये किसके कारण होता है? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, क्या होता है? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगर एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो इसका वेग क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से गतिशील वस्तु की जो गति होती है, यानी कि स्पीड जो अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसी दिशा में डायरेक्शन लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए वस्तु का वेग में परिवर्तन होता रहता है तथा त्वरण एक्सीलरेटर शून्य हो जाता है। तोप से एक गोला दागा जाता है। ठीक है, तोप से एक गोला दागा जाता है। गोले की गति क्या होगी? तो क्या होगी? ये प्रक्षेप्य गति होती है। क्या होती है? प्रक्षेप्य गति। तोप के गोले की गति प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति में वस्तु परवलयाकार पथ पर अनुसरण करती है और जब तोप दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिसे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे होते हैं? ये समान परिणाम वाले होते हैं। ठीक है, समान परिणाम वाले होते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती रहती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिणाम वाले होते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या इस पे काम करता है? ये तो ये अपकेंद्रण पे काम करता है। किस पे करता है? अपकेंद्रण पे काम करता है बच्चों। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, किंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फिगुलर फोर्स कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। उसके बाद पेंडुलम क्लॉक यानी कि जो लोलक घड़ियाँ हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ जाती है? लोलक का आवर्त काल लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त काल भी बढ़ जाता है। परिणाम क्या होता है? लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त यानी कि स्लो हो जाती हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी की ओर वापस नहीं आ पाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किस बल के कारण करती है? ठीक है, पृथ्वी जो है वो, या आप सब जानते हो, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये वापस खींच लेती है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के वेग लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षणीय बल कहते हैं। अतः इसी बल के कारण जो पृथ्वी है वो अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे पेड़ से फल का गिरना। ठीक है, जो सेब गिरा था, एप्पल। ठीक है, पत्थर को ऊपर फेंकने से वापस नीचे की ओर आना, ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के उदाहरण हैं।
बल किन भौतिक राशियों का गुणनफल होता है? ठीक है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का उदाहरण होता है बल। बल वह खिंचाव या धक्का है जो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड को आरोपित किया जाता है या किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और बल का क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, m इंटू ए। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ठीक है, तो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था बच्चों? गैलीलियो ने किया था। इटली के भौतिक विज्ञानी गैलीलियो कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गति को मापने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। गैलीलियो ने गति को समय के प्रति इकाई तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया था, और तो इसके बाद में उन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के सिद्धांत की भी खोज इन्होंने किया था। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेसिस है। ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस है, तो आपके जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए आप इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में अपना एक प्यारा सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।